हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हम इस चैनल के जरिए डिस्कस करते हैं आप सभी लोगों के साथ इंड एएस आईएफआरएस से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। इंड एएस आईएफआरएस का प्रैक्टिकली एप्लीकेशन कैसे है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड वीडियोस को हम इस चैनल के थ्रू पेश करके आप लोगों के साथ डिस्कशन इंड एएस आईएफआरएस का करते हैं। हमारे इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल गारंटी, अलग अलग कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और इंड एएस आईएफआरएस। आज की इस वीडियो में हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, सीए फाइनल सीरीज, जिसके अंदर हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक को उठाया था। ये उस सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसके अंदर आज हम जानेंगे कि मेजरमेंट कैसे होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। अब तक की दो वीडियोस में हमने देखा कि फाइनेंशियल एसेट क्या होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी के अंदर क्या फर्क होता है, कैसे हम किसी एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है या फिर वो इक्विटी है। किसी एक इंस्ट्रूमेंट के को हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म को कैसे देखते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसके अंदर फील कैसी आ रही है, क्या उसके अंदर लायबिलिटी वाली फील आ रही है या उसके अंदर इक्विटी वाली फील आ रही है। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिसके अंदर दोनों फीलिंग्स मौजूद होती हैं, जिसके अंदर दोनों फीचर्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर एक कंपोनेंट लायबिलिटी का भी होता है और एक कंपोनेंट इक्विटी का भी होता है। और हमने एक पास एग्जामिनेशन, सीए फाइनल का पास एग्जामिनेशन का क्वेश्चन करके भी देखा था कि उन इंस्ट्रूमेंट को जिसमें दोनों फीचर्स होते हैं, जिनको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, उसकी अकाउंटिंग किस प्रकार से करी जाती है, हमने उसको करके भी देखा था। तो अब जब एक इंस्ट्रूमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि वो फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इक्विटी है या वो क्या है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो अब जब आपने यहां तक आप इस निष्कर्ष तक पहुंच गए कि हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट मेरा एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट मेरी लायबिलिटी है या ये इंस्ट्रूमेंट मेरी इक्विटी है, तो अब उस इंस्ट्रूमेंट को आप अपनी बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखा करके चलेंगे, हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मेजर कैसे किया जाता है बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो हम एक बात डिस्कस करते हैं अपने डिस्कशन के लिए कि ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड के कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स हैं। कौन है इन्वेस्टर्स हैं? ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं और ये इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। अब इन लोगों की जो नजरें हैं वो किस पे हैं? ए लिमिटेड की बैलेंस शीट और ए लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर इन लोगों की नजरें टिकी हुई हैं कि हमारी जो जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया है या हम लगाने वाले हैं, उसकी बैलेंस शीट में क्या क्या आ रहा है। उसकी बैलेंस शीट में तो कुछ फाइनेंशियल एसेट आ रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आ रहे हैं। ये फाइनेंशियल एसेट कैसे हो सकते हैं? ये फाइनेंशियल एसेट हो सकते हैं कि साहब ए लिमिटेड ने पैसा लगाया हुआ है इक्विटी के अंदर, डेट के अंदर, बॉन्ड के अंदर। और लाइबिलिटी कैसी हो सकती है कि लोन ले रखा है। ऐसे करके ये इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। तो अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये देख रहे हैं कि हमारी ए लिमिटेड ने इक्विटी में पैसा लगा रखा है, किसी कंपनी के डेट में पैसा लगा रखा है, किसी कंपनी के बॉन्ड में पैसा लगा रखा है, किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कुछ लोन तो इन्होंने ले भी रखी हैं। और उस इन्हीं इन्वेस्टमेंट की इनकम्स आ रही हैं और इसी लायबिलिटी के एक्सपेंसेस इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। तो इनके लिए ये सिचुएशन, ये बैलेंस शीट को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इन्होंने अपना पैसा, अपनी हार्ड अर्न मनी इस कंपनी के अंदर लगा रखी है। ये जानना इनके लिए कितना जरूरी होगा कि ये जो फाइनेंशियल एसेट, इक्विटी, डेट या बॉन्ड में लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये क्यों पैसा दे रखा है। और याद रखना, हमेशा जब भी स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग के बनते हैं उसके ब्लड में उसका जो प्रियम्बल होता है वो क्या होता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखे, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखे कि साहब जो वो जिस वजह से वो पैसा लगा रखा है, फाइनेंशियल एसेट जिस वजह से वो पैसा ले रखा है, वो बैलेंस शीट, वो पिक्चर दिखाए, तभी
इन इन्वेस्टर्स को वो सही पिक्चर दिखेगी और ये सही डिसीजंस ले पाएंगे। तो इसी ट्रू एंड फेयर व्यू को बरकरार रखने के लिए हमारे इस स्टैंडर्ड ने इन्वेस्टमेंट को कुछ कैटेगराइज करने का चाहा कि इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल एसेट की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट लोग किस किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी उस पर एक बार बात करते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट किस किस तरीके की होती है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो कई लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सोच के कि यार फेयर वैल्यू जाए बाहर में, हमें फेयर वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 10 महीने के लिए लगा रहा हूँ, 1 साल के लिए लगा रहा हूँ, 24 महीने के लिए लगा रहा हूँ, और उस इन्वेस्टमेंट से मेरे को एक इंटरेस्ट एक रिटर्न जनरेट हो जाए और उसके टाइम पीरियड के बाद मेरे को मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट जनरेट हो जाए। दैट्स ऑल आई वांट। मैं किससे मतलब रखता हूँ? मैं खाली इंटरेस्ट इनकम से मतलब रखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंस्ट्रक्शन अभी कुछ लगभग साल 1.5 साल में प्लान करना है, लेट्स से 1 साल में मैंने कंस्ट्रक्शन प्लान करना है, मैंने उसका पैसा अभी से जोड़ करके रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मेरे को 1 साल के बाद इस पैसे की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं क्यों ना एक काम करता हूँ, मैं एक कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। एक लिस्टेड बॉन्ड है कंपनी के, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो होगा क्या मेरी इन्वेस्टमेंट से कि मेरे को 1 साल की एक इंटरेस्ट इनकम भी जनरेट हो जाएगी, एक रिटर्न भी जनरेट हो जाएगी, और 1 साल का बॉन्ड है, 1 साल के बाद मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा, फिर मैं उस जगह पे उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। तो जब मैंने ये पैसा उस कंपनी के बॉन्ड में लगाया तो मेरे अंदर फीलिंग क्या थी, मेरी इंटेंशंस क्या थी? मेरी इंटेंशन थी कि मैं उस इन्वेस्टमेंट से सिर्फ इंटरेस्ट इनकम को ही जनरेट करूं, उससे ज्यादा मैं कुछ ना करूं। तो मैंने जब वो पैसा लगाया तो मेरी जो इंटेंशंस थी वो क्या थी? ओनली अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट इनकम, दैट्स ऑल। मेरे को उससे और कोई मतलब नहीं था। उस बॉन्ड का दाम मार्केट में शूट अप कर जाए, उस बॉन्ड का दाम मार्केट में नीचे गिर जाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को 10% या जो भी मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था जिस पर मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी वो मुझे मिल जाएगा, और उससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे उसी उतने से ही मैं संतुष्ट हूं। तो वो मेरी जो इंटरेस्ट इनकम है वो मुझे मिल जाएगी, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट करी उस बॉन्ड के अंदर, तो मेरे को जो मेरी इंटेंशन थी वो मेरी इंटेंशन थी कि मेरे को इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो जाएगी और मेरे को वही करवानी थी। तो यानी कि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट इन फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो इंटरेस्ट इन फेयर वैल्यू। अब कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी भी हो सकती हैं कि यार मैंने पैसा लगाया और मेरे को था कि इस मेरे को मैंने शेयर मार्केट की रिसर्च करी और मुझे एक कंपनी ऐसी मिली जिसके इक्विटी शेयर का दाम आने वाले 6 महीने में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दाम बढ़ने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज पैसा लगा दूं, 6 महीने दाम बाद जब दाम बढ़ेगा तो मैं बेच के निकल जाऊंगा। मैंने अपने चार्ट वार्ट बनाए, मुझे लगा ये तो दाम ऐसे शूट अप कर जाएगा, यहाँ पे खरीद लेता हूँ, यहाँ पे बेच दूंगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो मेरे को यहाँ पे जब मैं अपना पैसा उस इक्विटी शेयर में डाल रहा हूँ, मुझे किससे मतलब है? मेरे को मतलब है सिर्फ और सिर्फ उस शेयर की फेयर वैल्यू से। मेरे को मतलब है कि यार उसका दाम बढ़ जाएगा, फेयर वैल्यू से प्रॉफिट आ जाएगा, ये पक्का मेरी बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो क्यों ना पैसा लगा दिया जाए। तो आई एम ओनली कंसर्न विद फेयर वैल्यू। तो ऐसी भी कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हर एक बंदा इन्वेस्टमेंट करता है। आप तो लोग भी जब इन्वेस्टमेंट करते होगे तो कुछ एक पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपकी एफडी में रहती होगी, जिसको आपको सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट बोलते होगे, जिससे आपको मतलब है सिर्फ मेरे को ब्याज की इनकम आ जाए, दैट्स ऑल, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ आपकी इनकम होती हो, इन्वेस्टमेंट होती होगी जिसमें आप फेयर वैल्यू में ट्रेडिंग करते होगे। जो रेगुलर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते होगे और आप देखते होगे कि हाँ जैसे जैसे मेरा दाम बढ़े मैं उस प्रॉफिट को रियलाइज प्रॉफिट में बना लूं और मैं उसको बुक करता चला जाऊं। तो उस केस में जो दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट है उस केस में आपका कंसर्न किसमें है? आपका कंसर्न है फेयर वैल्यू में, कि उस जो इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू का ऊपर नीचे जाएगा तो आपकी धड़कनें भी ऊपर नीचे चली जाएंगी। लेकिन जो पहली इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको पता है आपकी ब्याज की इनकम, रिटर्न की इनकम उससे जनरेट हो जाएगी, दैट्स ऑल। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। और कभी कभार ऐसा भी होता है
कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे जगहों पे भी करते हैं जहां पे हमें लगता है कि ठीक है, इंटरेस्ट इनकम तो आ ही रही है, लेकिन अगर इस इन्वेस्टमेंट में इतना दम हुआ कि 6-7 महीने में ये मेरे को अच्छी रिटर्न थ्रू फेयर वैल्यू दे देगी, तो क्यों ना मैं उसको बेच के प्रॉफिट कमा लूं। कोई बुराई थोड़ी ना प्रॉफिट कमाने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी कि जो मिक्स्ड होंगी, जो इन दोनों को मिला के बनी होंगी, ऐसी साइकोलॉजी के साथ बनी होंगी कि हाँ, दोनों, मैं इंटरेस्ट इनकम भी कमा लूंगा जितने पीरियड तक मेरे को इन्वेस्टमेंट का गेन, फेयर वैल्यू का गेन नहीं मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो भी ठीक है, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो ऐसी जिसके अंदर दोनों फीचर्स मौजूद होंगे, इंटरेस्ट का फीचर भी मौजूद होगा कि हाँ मैं इंटरेस्ट इनकम भी कमा लूंगा, और फेयर वैल्यू का फीचर, फेयर वैल्यू का फीचर, फीचर से मेरा मतलब है इंटेंशन, कि आपकी इंटरेस्ट से पैसा कमाने की, रिटर्न से पैसा कमाने की भी इंटेंशन रहेगी, और एक अगर उस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू बढ़ गई तो भी क्या दिक्कत है, हम तो दोनों से पैसा कमा लेंगे। तो ये 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट मोटे मोटे तरीके से लोग करते हैं। अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट्स को कैटेगराइज करूं बाय नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब हम पैसा लगाते हैं तो वो इन 3 कैटेगरी में फॉल कर जाएंगी। नंबर 1 कैटेगरी कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरे ब्याज से मतलब है। नंबर 2 कैटेगरी, मेरे को मतलब है तो फेयर वैल्यू गेन लॉस से मतलब है। नंबर 3 कैटेगरी, इन दोनों का मिक्सचर, 1 और 2 का मिक्सचर। तो स्टैंडर्ड ने भी यही कहा, उसने कहा कि साहब, अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट इनकम से मतलब है, आपको फेयर वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग किस पे दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे अमोटाइज्ड कॉस्ट पे। ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम किस पे दिखाएंगे, अमोटाइज्ड कॉस्ट पे दिखाएंगे कि साहब ठीक है, आपको फेयर वैल्यू से मतलब नहीं है तो हमें भी फेयर वैल्यू से मतलब नहीं है, ऐसी इन्वेस्टमेंट आप अपनी बैलेंस शीट में एट अमोटाइज्ड कॉस्ट दिखाओ, जिससे देखने वाले शेयर होल्डर को, बैलेंस शीट को देखने वाले शेयर होल्डर को ये समझ में आए कि ये वाली इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने इस इंटेंशन से करी हुई है कि इनको इस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इनको इस कंपनी की, इस इन्वेस्टमेंट, कंपनी को इस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने ये इन्वेस्टमेंट करी है ताकि वो इस इन्वेस्टमेंट से एक एप्रोप्रिएट रिटर्न, जो भी बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट उस इन्वेस्टमेंट के हैं, उससे वो पैसा कमा लें, उनको फेयर वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। और जहां पे इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू से पैसे कमाने की जद्दोजहद जुड़ी है, जहां पे फेयर वैल्यू के ऊपर नीचे होने से कंपनी के दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो जाएंगी, कंपनी के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम दिखाएंगे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि इन्वेस्टर्स को जब वो बैलेंस शीट को ऐसे स्टडी करें तो उनको देख के समझ में आ जाए, अच्छा ये जो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड है, ये इसलिए पैसा लगाया हुआ है क्या कि हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम कमाएं, हमें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कर रखी है रिलायंस के शेयर में, ये इसलिए कर रखी है कि जब इसकी फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसको बेच के मुनाफा कमा लेंगे। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज करा गया, जिसमें दोनों फीचर्स पाए गए, उनको उन्होंने कहा ओसीआई में ले जाएंगे, हम उसके फेयर वैल्यू गेन को ओसीआई के अंदर रखेंगे, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे। फिर स्टैंडर्ड ने एक छोटा सा टेस्ट रख दिया कि कहीं कोई इंटेंशंस के साथ खेल ना जाए, कि कह तो दे कि मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट इनकम से मतलब है, लेकिन पीठ पीछे उसको मतलब एक्चुअली में फेयर वैल्यू से हो। तो इसलिए उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट देने को कहा, परीक्षा देने को कहा। जैसे आप लोग सी फाइनल की परीक्षा देते हो, वैसे इंस्ट्रूमेंट को भी एक परीक्षा देने को कहा गया कि आपको ये पास करनी होगी, तभी हम मानेंगे कि आपकी इंटेंशन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज कमाने की थी, आपकी इंटेंशन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस कमाने की थी। तो वो जो टेस्ट था उसका नाम है कैश फ्लो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, उसको बोलते हैं CCFT, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। हम नहीं मानेंगे कि आपकी इंटेंशन जो थी सिर्फ कैश फ्लो अर्न करने की थी। अब इस कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट में क्या है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करी हुई है जहां से आपकी इंटेंशन है कि सिर्फ आपको मूल आए, यानी कि प्रिंसिपल आए और ब्याज आए, तो आपकी उस इन्वेस्टमेंट में इन दो कैश फ्लो के अलावा
तीसरा कोई कैश फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में ऐसा कोई कैश फ्लो पाया गया जो सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, दो कौन से, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोले तो रिटर्न, अगर इन दो के अलावा कोई पाया गया तो हम मान लेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट जो है इस पर्पज से नहीं की गई। ये दो होने चाहिए, जरूरी नहीं ये दोनों होने ही चाहिए, इन दोनों के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने कहा कि यार ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है, 1 साल तक मैं अपना पैसा लगा देता हूं, आपने कहा कि मेरी तो इंटेंशन ही यही है, 1 साल के बॉन्ड है, 1 साल के बाद मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा और क्या कहते हैं, इन तब तक मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, 1 साल के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगा दूंगा। तो मैंने तो कन्वर्टेबल बॉन्ड में पैसा लगाया, लेकिन उस बॉन्ड में एक तीसरी और इन्वेस्टमेंट है मेरे दोस्त, उसमें कौन सी तीसरी और रिटर्न छुपी है, उस रिटर्न का नाम है जो इक्विटी शेयर उस कंपनी के आपको मिलेंगे, उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर नीचे होने से आपकी दिल की धड़कनें भी ऊपर नीचे होंगी। आपने प्योर बॉन्ड में पैसा नहीं लगाया है, आपने कहीं ना कहीं उस कंपनी की इक्विटी शेयर में भी की फेयर वैल्यू में भी पैसा लगाया है। तो ऐसे जो बॉन्ड हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि वो पास नहीं कर पाएंगे तो आपकी इंटेंशन वाली बात झूठी मान ली जाएगी। जो ये इंटेंशन वाली बात है इसको टेक्निकली बोला गया बिजनेस मॉडल टेस्ट। क्या बोला गया? बिजनेस मॉडल टेस्ट, कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है उस पैसे को लगाने को। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल सिर्फ प्रिंसिपल इंटरेस्ट यानी कि टू होल्ड द फाइनेंशियल एसेट है, तो हम देखेंगे क्या उसका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट भी पास हो रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट कब पास होता है? जब कैश फ्लो सिर्फ दो होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कौन से दो? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आर सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आर सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, है या नहीं? एंड आपका बिजनेस मॉडल उस एसेट को होल्ड करके रखने का है या नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो ही हम उसको अमोटाइज कॉस्ट पे लेके जाते हैं, अदरवाइज हम उसको अमोटाइज कॉस्ट पे नहीं लेके जाते, हम उसको दूसरे क्राइटेरियाज में फुलफिल करवाने की कोशिश करते हैं। अगर वहां पे भी नहीं होता तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर मान लो अब जो ये मिक्स वाला है इसके अंदर क्या है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो उन्होंने कहा इसके अंदर भी सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ही होना चाहिए। इसके अंदर भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो है आपके सोली, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कह रहे हो कि आपके पास दोनों है, इंटरेस्ट भी है और फेयर वैल्यू भी है, मुझे तो दोनों से कमाना है। तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है? होल्ड करने का भी है और सेल करने का भी है। आप कह रहे हो कि ठीक है, अगर फेयर वैल्यू बढ़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फेयर वैल्यू बढ़ गई तो हम अच्छी मिल गई तो हम बेच भी देंगे, बट हमारी इंटेंशन दोनों से फुलफिल हो जाती है, होल्ड से भी फुलफिल हो जाती है, और अगर अच्छी रिटर्न हमें मिल गई तो हम बेच बाच के निकल भी जाएंगे, पैसा कहीं और लगा देंगे जितने टाइम के लिए और लगाना है, और उसके बाद इन्वेस्ट कर देंगे। तो जो आपका बिजनेस मॉडल है वो दोनों से फुलफिल हो रहा है। इसके केस में भी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट जो है वो पास करना पड़ता है। एक सेकंड, यहाँ थोड़ी सी गलती है। तो जो इसके अंदर भी जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज टेस्ट होता है वो भी SPPI ही होता है, दैट इज सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आप अगर आपके पास मिक्स इंटेंशन है तो हम कहेंगे आपका बिजनेस मॉडल होल्ड एंड सेल बोथ का है, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो फुलफिल होने की वजह से हम मान लेंगे कि ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेंशन है वो इस चीज को जस्टिफाई करती है कि आपने पैसा प्रिंसिपल और ब्याज कमाने के लिए ही लगाया है। लेकिन अगर दाल में हल्का सा भी कुछ काला हुआ, यानी कि कोई और रिटर्न भी हुई, लीवरेज रिटर्न हुई, तो हम इस टेस्ट को फेल कर देंगे, यानी कि SPPI नहीं होगा। और अगर वो SPPI नहीं होगा तो फिर वो कहाँ होगा? वो FVTPL में चला जाएगा, यानी कि उसने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट को फेल कर दिया। तो जब आप इंस्टीट्यूट की बुक को रेफर करोगे तो आप उसमें देखोगे कि उसके अंदर इस अमोर्टाइज कोर्स की कंडीशंस लिखी हैं, जिसमें लिखा है SPPI टेस्ट पास होना चाहिए और बिजनेस मॉडल टेस्ट पास होना चाहिए, और इसके अंदर बिजनेस मॉडल दोनों हो सकते हैं, होल्ड एंड सेल। जो यहाँ फिट नहीं हुआ और जो यहाँ पे फिट नहीं हुआ
वो कहाँ फिट हो जाएगा, वो ओनली फेयर वैल्यू हम मान लेंगे। फिर आपकी जो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो ओनली फेयर वैल्यू अर्न करने के लिए करी है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहाँ करेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू के लिए ये दोनों कंडीशन मेंशन है या किसी किताब में मेंशन है? द आंसर इज नो। ये एक रेजिडुअल कैटेगरी है। क्या है? रेजिडुअल कैटेगरी। रेजिडुअल कैटेगरी का मतलब है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फॉल नहीं करी और यहाँ पे भी फॉल नहीं करी, तो हम मान लेंगे कि वो यहाँ पे फॉल कर गई है, एफवीटीपीएल पे फॉल कर गई है। यानी कि कम शब्दों में कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट में भी नहीं आई, अगर आपका बिजनेस मॉडल सिर्फ होल्ड का नहीं है, ना ही सिर्फ होल्ड एंड सेल का है, ना ही आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो है सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को पास करता है, तो हम मान लेंगे कि वो एफवीटीपीएल के लिए है इन्वेस्टमेंट, और उसको हम मेजर करके चलेंगे एफवीटीपीएल पे। तो ये जो है स्टोरी इस अमोर्टाइज कॉस्ट, एफवीटीपीएल और एफवीटीओसीआई की है। अब एक बार टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी इस डिस्कशन को हम देख लेते हैं कि अगर मैं किसी डेट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, अगर मैं किसी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, या फिर मैं किसी डेरिवेटिव में के थ्रू में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो हम इन टेस्ट को कैसे करके देखते हैं। तो एक बात देखो, अगर मैं किसी डेट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैंने किसी बॉन्ड, किसी डिबेंचर, किसी लोन, कहीं पे ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करी, तो अगर उसका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास होने का मतलब क्या है कि जो उस इन्वेस्टमेंट से मेरे पास कैश फ्लोज आएंगे वो सिर्फ दो ही आएंगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, सिर्फ दो ही आएंगे, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं आएगा। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास हो गया और मेरा बिजनेस मॉडल होल्ड करने का है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों फुलफिल हो गए तो पक्का पक्का मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ ब्याज और प्रिंसिपल कमाने के लिए है, तो हमें भी फेयर वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हम भी उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पर ही दिखाएंगे। और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल टेस्ट पास हो गया और मेरा बिजनेस मॉडल होल्ड प्लस सेल का है, तो उस केस में मैं उसको एफवीटीओसीआई पे दिखाऊंगा विद रिसाइकलिंग का मतलब अभी थोड़ी चंद मिनटों में हम देख लेंगे। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट मेरा पास हो गया और मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो होल्ड और सेल दोनों का है, होल्ड और सेल दोनों से मतलब क्या है कि मेरी दोनों चीजों से काम चल जाएगा कि ठीक है, अगर एक समय तक फेयर वैल्यू बढ़ गई तो बेच भी देंगे, नहीं बढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा होल्ड से भी काम चल जाएगा। तो क्योंकि होल्ड से भी काम चल जाएगा और आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज भी सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका जो है इंटेंशन होल्ड उस इन्वेस्टमेंट में जब आपने पैसा लगाया तो आपकी इंटेंशन ये थी कि हाँ सिर्फ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ही कमाया जाए, तो हम मान लेंगे कि हाँ ठीक है, पी&एल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, एफवीटीओसी कैटेगरीज को मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टमेंट का सीसीएफटी ही फेल हो गया, मैं खाली इन्वेस्टमेंट डेट की बात कर रहा हूँ, आपने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में पैसा लगा दिया, तो उस केस में सीसीएफटी फेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एसपीपीआई नहीं रहा, आपको तीसरी एक और जो है रिटर्न मिल रही है वो है फेयर वैल्यू गेन की इक्विटी शेयर के थ्रू, तो उस केस में ये कहाँ कैटेगराइज हो जाएगा, एफवीटीपीएल में कैटेगराइज हो जाएगा। अगर मैं इक्विटी शेयर की बात करूं, जब हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बात सोच के बताओ, इक्विटी की इन्वेस्टमेंट तो ऑलवेज फेयर वैल्यू नहीं होती, उसमें तो सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट फुलफिल हो ही नहीं सकता। इक्विटी के अंदर इक्विटी की रिटर्न की इनकम, क्योंकि उसके डिविडेंड भी फिक्स नहीं है, डिविडेंड भी कंपनी के हाथ में होता है, और इक्विटी शेयर की मेजरली इन्वेस्टमेंट जो होती है फेयर वैल्यू गेन करने के लिए होती है, तो सीसीएफटी इक्विटी शेयर का ऑलवेज फेल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलवेज फेल हो जाता है तो वो एफवीटीपीएल पे ही चला जाता है। तो सारे के सारे इक्विटी शेयर हमेशा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ही चले जाते हैं। डेरिवेटिव के अंदर भी सेम स्टोरी रहती है, उसका सीसीएफटी ऑलवेज फेल हो जाता है, तो वो भी एफवीटीपीएल पे ही चला जाता है, हमेशा एफवीटीपीएल पे चला जाता है। अब इक्विटी के अंदर क्या हुआ, इक्विटी के अंदर एक ऑप्शन दिया गया स्टैंडर्ड में, क्योंकि ना कहीं बार स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट होती है, अब वो स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट एकदम फेयर वैल्यू भी गिर सकती है, तो हमारा सारा इम्पैक्ट कहाँ आ जाएगा, पी&एल में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन दिया गया फॉर इक्विटी ओनली, इररिवोकेबल ऑप्शन। जब आप पहली इनिशियल रिकॉग्निशन पे आपको ये ऑप्शन चूज करना होता है कि अगर आप चाहो, आप उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है,
अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो पक्का पक्का से आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो फेयर वैल्यू के लिए ही करी है। तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के लिए तो ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। नंबर एक बात, अगर आपकी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, तो हम आपको ऑप्शन देते हैं इरिवोकेबल कि आप चूज कर लो कि आप इसको हमेशा एफपीटी ओसीआई पे ही दिखाओगे। आप इससे रिलेटेड कोई भी गेन, कोई भी लॉस कभी भी नेवर इनटू पीएनएल, इससे रिलेटेड कोई इनकम कुछ भी कभी भी पीएनएल में नहीं लेकर आओगे। नो रिसाइकलिंग का मतलब होता है, रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि जब भी ये इन्वेस्टमेंट बिक जाएगी, सोल्ड आउट हो जाएगी, यानी कि गेन और लॉस जो भी आपने बुक करा वो आपने क्या कर लिया, रियलाइज कर लिया, तब भी ये रियलाइज गेन ओसीआई में ही रहेगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। लेकिन इस केस में जब आपने डेट में इन्वेस्टमेंट करी थी, इसमें लिखा है वर्ड विद रिसाइकलिंग। विद रिसाइकलिंग का मतलब है कि आपने कहा था कि साहब मेरे पास ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो मैं पैसे लगा रहा हूं, मैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि फेयर वैल्यू से, लेकिन बढ़ गई तो मैं बेच भी दूंगा और नहीं बढ़ी तो मेरे को ब्याज तो मिल ही रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हम आपको एफईटी ओसीआई पे रखेंगे। एफईटी ओसीआई का मतलब है आपके फेयर वैल्यू गेन को हम एक जगह पार्क करते रहेंगे। हम क्या करेंगे, उसको एक जगह पार्क करते रहेंगे ओसीआई के अंदर। और जब भी इकट्ठा जो उसका वाईटीडी ईयर टू डेट का गेन होगा, जब भी आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचोगे, हम उस सारे के सारे गेन को या फिर लॉस को आपके पीएनएल में ले जाएंगे। इस प्रोसेस को, गेन और लॉस के प्रोसेस को पीएनएल में लेके जाना, पीएनएल में लेके जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिसाइकलिंग। इससे फर्क क्या पड़ेगा, हालांकि सब कुछ तो रिटेन अर्निंग का पार्ट है, बहुत फर्क पड़ेगा जब उस कंपनी की उस साल की, जब भी ये गेन लॉस बुक होगा, उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, तो उस कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये लाइन आइटम प्रॉफिट में हिट करती हुई दिखेगी। तो जो ये वाले इन्वेस्टर थे ना, राम श्याम घनश्याम, ये वाले जो इन्वेस्टर थे, इनकी नजर वहां पे पड़ेगी। ये लोग देखेंगे कि अच्छा, इन्होंने यहाँ पैसे लगाए थे जिसकी वजह से कंपनी को घाटा हो गया, जो इन्होंने यहाँ पैसे लगाए थे इसकी वजह से कंपनी को घाटा हो गया, या अच्छा इसकी वजह से कंपनी को फायदा हो गया। तो ये विद रिसाइकलिंग का ये इंपैक्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे नो रिसाइकलिंग है, यानी कि वो ओसीआई से सीधा रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, पीएनएल में उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आपको ये एट इनिशियल रिकॉग्निशन एक कसम खानी होगी कि मैं इस इन्वेस्टमेंट के सारे गेन और लॉस जो है अपने ओसीआई में रखूंगा। तो कोई भी, कभी भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को अगर आप मेजर करोगे तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि वो फाइनेंशियल एसेट है या नहीं। अभी ये सारी चर्चा हमने फाइनेंशियल एसेट की करी, फिर उसके बाद आप देखोगे कि यार कि वो डेट है या इन्वेस्टमेंट इन डेट है या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है। जो हमारी अर्लियर वीडियो लेक्चर थे, आपको उनको देख के समझ में आ जाएगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डेट है या फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है या फिर इन्वेस्टमेंट इन डेट है। तो अगर वो डेट है, इक्विटी है, तो क्या ऑप्शन ले रखा है, अगर हाँ तो ओसीआई, और अगर ना तो पीएनएल। अगर डेट है तो क्या एसपीपीआई है, कैश फ्लो टेस्ट पास होता है, अगर हाँ तो फिर हम बिजनेस मॉडल देखेंगे। बिजनेस मॉडल अगर होल्ड है तो अमोर्टाइज कॉस्ट, होल्ड प्लस सेल है तो ओसीआई, और अगर एसपीपीआई ही फेल हो गया तो फिर एफवीटीपीएल। ऐसे करके हम चलेंगे, ऐसे करके हम चलेंगे कि अगर वो इन्वेस्टमेंट इन डेट है तो हम देखते हैं कि क्या सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, अगर हाँ तो बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल सिर्फ होल्ड करने का है तो अमोर्टाइज कॉस्ट, अगर बिजनेस मॉडल दोनों है, होल्ड प्लस सेल, तो ओसीआई, और अगर एसपीपीआई ही फेल हो गया तो एफईटीपीएल। ऐसी अगर वो इक्विटी है तो ऑप्शन क्या आपने ओसीआई का ले रखा है, द आंसर इज यस, तो फिर ओसीआई, अगर नहीं लिया तो पीएनएल। डेरिवेटिव तो सीसीएफटी फेल हो जाता है तो उस पर एफईटीपीएल है और उसके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। अब जो इनसे रिलेटेड आप इनकम जनरेट करोगे उसका क्या,
तो जो अमोर्टाइज कॉस्ट है उसकी इनकम ईआईआर के थ्रू होती है। ईआईआर बोले तो आईआरआर, जो आप एसएफएम या एफएम में इंटर सीए फाइनल में पढ़ते हो ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक इन्वेस्टमेंट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, हम उसके थ्रू अपनी इंटरेस्ट इनकम को बुक करते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट में, क्योंकि आपको मतलब थी ना फेयर वैल्यू से। अब इस पूरी इक्वेशन में, अमोर्टाइज कॉस्ट की पूरी इक्वेशन में फेयर वैल्यू का कोई लेना देना ही नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद बोला ना मेरी इंटेंशन नहीं थी, और वो आपने टेस्ट भी पास कर लिए जो एसपीपीआई वाले। तो अब इस पूरी इक्वेशन में ईआईआर फेयर वैल्यू का कोई रोल ही नहीं आएगा। जो भी होगा, ईआईआर इंटरनल रेट ऑफ, एक उस इन्वेस्टमेंट का एक्सप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न क्या है, आपको वो एक्चुअली में क्या रिटर्न दे रही है, वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसकी अकाउंटिंग अकॉर्डिंगली करके चलेंगे। एफईटीपीएल के अंदर सब कुछ भाई साहब पीएनएल के अंदर चला जाएगा, सब कुछ पीएनएल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन जो थी उस इन्वेस्टमेंट को करते वक्त वो थी कि आपको प्रॉफिट फेयर वैल्यू के थ्रू गेन और लॉस कमाना है। ऐसी एफईटी ओसीआई के अंदर जो इक्विटी है उसका सब कुछ ओसीआई में जाएगा, लेकिन जो डेट है जब वो रियलाइज हो जाएगा, बिक जाएगा, तो पीएनएल इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग। और जब तक वो अनरियलाइज रहेगा तब तक वो कहाँ रहेगा, पार्क रहेगा एक रिजर्व में, ओसीआई के एक रिजर्व में वो पार्क रहेगा, जिसको कहा जाता है फेयर वैल्यू रिजर्व ऑन ओसीआई। तो वो ऐसे करके हम अकाउंटिंग करके चलेंगे। ये तो थी स्टोरी फाइनेंशियल एसेट की मेजरमेंट की। फाइनेंशियल लाइबिलिटी को किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी को मेजर करने के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी जनरली देखो, फाइनेंशियल लाइबिलिटी जब आपने लोन दिया तो जिस बंदे ने पैसा उधार लेके काम कर रहा है उस पर क्या आप फेयर वैल्यूज की बातें करोगे, तो कहा गया कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। हम मान ही लेंगे कि ऑब्वियसली पैसा लिया तो इसकी फेयर वैल्यू को आप कहाँ इसकी फेयर वैल्यू से पैसा कमाने चले होगे। तो इस फाइनेंशियल लायबिलिटी सारी की सारी हमेशा अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही होती हैं, एक्सेप्ट कब, अगर आपने कोई ऐसी लायबिलिटी ली है जिसको आप बेच के ट्रेड, जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आपने रखी हुई है, यानी कि एक ऐसी लायबिलिटी जिसको आप जल्दी से सटका के डिस्काउंट करा के अपना पैसा अंदर कर लोगे, तो ऐसी लायबिलिटी को हम एफवीटीपीएल पे दिखाएंगे कि हाँ इसकी एक्चुअल में फेयर वैल्यू क्या है, ताकि आपकी बैलेंस शीट में ट्रू पिक्चर दिखे। ऐसी कोई लायबिलिटी जिसको आपने डेजिग्नेट कर रखा है एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेजिग्नेट का मतलब क्या हो गया कि आपने अकाउंटिंग मिसमैच, यानी कि आपने कहीं से पैसा लिया, अच्छा स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है एक अकाउंटिंग मिसमैच से लड़ाई करने के लिए, कि आपने लेट्स से आपने कहीं से पैसा उठाया, अब आपने जो पैसा उठाया, जो आपकी लायबिलिटी साइड आ रही है, जो आपने पैसा उठाया यहाँ पे, तो जो यहाँ पे पैसा आ रहा है और इस पैसे को आपने एसेट में यहाँ पे पैसा लगा दिया, तो जो ये वाला पैसा आ रहा है ये आपने दिखा दिया एफवीटीपीएल पे, क्योंकि ये सीसीएफटी को फेल कर गया था किसी वजह से, और ये दिखा दिया आपने अमोर्टाइज कॉस्ट पे। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों इन्वेस्टमेंट आपस में लिंक्ड है, तो क्योंकि ये दोनों इन्वेस्टमेंट आपस में लिंक्ड है, तो इससे क्या अराइज हो सकता है, इससे अराइज हो सकता है अकाउंटिंग मिसमैच। मिसमैच मतलब कि आपने जो सोर्स ऑफ फंड है उसको तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखा दिया, और जो आपने एप्लीकेशन ऑफ फंड है उसको आपने एफवीटीपीएल पे दिखा दिया। तो उस चीज से बचने के लिए स्टैंडर्ड आपको एक ऑप्शन देता है कि अकाउंटिंग मिसमैच से बचने के लिए आप किसी भी फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेजिग्नेट कर सकते हो एट एफवीटीपीएल। कंटिंजेंट कंसिडरेशन, जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन की हम वीडियो लेकर आएंगे उसके अंदर हम सीखेंगे कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या होती है। उस कंसिडरेशन पे जो लायबिलिटी अराइज होती है वो भी एफवीटीपीएल पे जाती है। और जब आप डी रिकॉग्नाइज करते हो फाइनेंशियल एसेट को, लेकिन वो डी रिकॉग्निशन एक्चुअली में डी रिकॉग्निशन नहीं होता है सब्सटेंस की वजह से, तो जो पैसा लिया है वो मेरी क्या बन जाती है, लायबिलिटी। उस लायबिलिटी को भी आप क्या करते हो, एफवीटीपीएल पे। लेट्स से आपने एक एसेट बेची, आपने एक फाइनेंशियल एसेट को बेचा, एक फाइनेंशियल एसेट को सोल्ड आउट करा, लेकिन ये डी रिकॉग्निशन को पास नहीं कर पाई, तो आपकी एक्चुअली में बैलेंस शीट से तो फाइनेंशियल एसेट जो है वो नहीं बिकी, लेकिन आप पे पैसा आ गया, पैसा आपने रिसीव कर लिया, तो आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, आप एंट्री डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी।
तो ये वाली जो फाइनेंशियल लायबिलिटी आपने रिकॉग्नाइज करी, अगर ये डी रिकॉग्निशन हो जाता तो यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी की जगह क्या होता, फाइनेंशियल एसेट के साथ मैंने एसेट बेच दी। लेकिन एक्चुअली में सब्सटेंस तो ये रहा कि वो डी रिकॉग्निशन को पास नहीं कर पाया, तो वो फाइनेंशियल एसेट की जगह फाइनेंशियल लायबिलिटी आ गया। ये वाली जो लायबिलिटी है, ये वाली लायबिलिटी एफवीटीपीएल पे रहती है। ये है इस लाइन का मतलब। तो ये वाली जो लायबिलिटी है ये एफवीटीपीएल पे रहती है। वैसे सारी की सारी लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे रहती है। ये जो कैश फ्लो टेस्ट, बिजनेस मॉडल टेस्ट हमने पढ़े, कैश फ्लो टेस्ट में होता है एसपीपीआई को जो पास करने वाली हमने बातें पढ़ी। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं देखने के लिए कि आप बिजनेस मॉडल को कैसे जज करोगे। जब आप ऑडिट करने जाओगे, आप डॉक्यूमेंटेशन दोगे, देखोगे कि यार जो जो उस फाइनेंशियल एसेट का मेजर किया गया उसके पीछे की डॉक्यूमेंटेशन क्या थी, जब पैसा लगाया गया तो क्या डॉक्यूमेंटेशन थी, किस पर्पज से पैसा लगाया गया, जो उस फंड मैनेजर है उसको किस तरीके की रेम्यूनरेशन मिल रही है, कंपनी किस तरीके, कंपनी की जो बोर्ड्स है किस तरीके की डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके से उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को इवेलुएट करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों से आपको पता चलता है कि एक्चुअली में उसका बिजनेस मॉडल क्या था, उसका बिजनेस मॉडल होल्ड था या फिर फेयर वैल्यू था उसका बिजनेस मॉडल। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन को देख के पता चलता है। तो ये तीनों पैरेलल वीडियो देखने के बाद हम एक चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करो, किसी भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरा फाइनेंशियल एसेट है या फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी है या फिर वो इक्विटी है। अगर वो इक्विटी हुआ तो बात सारी वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, वो इक्विटी बन जाएगा और अदर इक्विटी में सेम वैल्यू पे दिखेगा। उसके बाद उसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर वो फाइनेंशियल एसेट है तो वो किस में इन्वेस्टमेंट है, क्या वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, क्या वो इन्वेस्टमेंट इन डेट है, या वो डेरिवेटिव है। और अगर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो ठीक है, वो फिर तो लायबिलिटी है। अगर वो इक्विटी है तो फिर वो एफपीटी ओसीआई में रहेगा या फिर वो पीएनएल में रहेगा। सेम गोस फॉर डेट, और इसमें तो हमेशा पीएनएल ही रहता है, इसके अंदर हमेशा अमोर्टाइज कॉस्ट रहता है एक्सेप्ट इन सर्टेन केस सिनेरियो। तो इस तरीके से हम जजमेंट पे पहुंचते हैं कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ये चीजें निर्भर करती हैं कि हमारी अकाउंटिंग किसी एक इंस्ट्रूमेंट को लेके किस तरीके से होगी। कि अगर वो एफईटीपीएल पे है तो उसकी अकाउंटिंग अलग होगी, अगर वो एफईटीओसीआई पे है तो उसकी अकाउंटिंग अलग होगी, अब अगर वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे है तो उसकी अकाउंटिंग अलग होगी। तो ये तीनों वीडियो का अगर आप सार देखोगे तो आप इस कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे कि आपके वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है तो पी ऑफ ओसीआई है या फिर पीएनएल है, डेट है तो ओसीआई है या फिर पीएनएल है, डेरिवेटिव है तो वो ऑलवेज पीएनएल ही होगी। आगे आने वाली वीडियोस में हम चर्चा करेंगे इंस्टीट्यूट के आए हुए इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर, लायबिलिटी, इक्विटी, ओसीआई, पीएनएल, अमोर्टाइज कॉस्ट, इन सब की क्लासिफिकेशंस के ऊपर आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर हम उसकी वीडियो लेकर आएंगे, और जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ये देखने के लिए कि एक इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे क्लासिफाई करके चलते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई होगी कि कैसे फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी को मेजर किया जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उस डाउट को अच्छी क्लैरिटी, अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ रिजॉल्व करवा पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।